नमस्कार बच्चों। सत्र 2020-21 राजकीय महाविद्यालय जयपुर। मैं डॉक्टर गणेश शर्मा आप सभी को भूगोल मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों में से बहुत से विद्यार्थियों ने पूर्व में भूगोल पढ़ा होगा स्कूल में, कुछ ने पहली बार भूगोल विषय चुना होगा। दोनों ही विद्यार्थी इस विषय का आनंद लें। यह विषय बड़ा ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। आप सभी को इसमें आनंद आएगा इसको पढ़ने में। भूगोल, इसके अंदर यहाँ हमारे पास 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलेंगे। दूसरा प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल, जिसे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हम बोलेंगे। ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसके अलावा आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसमें ये दोनों पेपर और प्रायोगिक परीक्षा, चूँकि आप सभी कला संकाय के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो दोनों 75 मतलब 75 मार्क्स के होंगे और प्रायोगिक परीक्षा 50 नंबर की होगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि जब आपके प्रश्न पत्र आएगा परीक्षा इस सत्र के अंत में, उसमें कुल 10 प्रश्न आपके पास होंगे, जिसमें पहला जो प्रश्न होगा वो सभी को करना आवश्यक होगा, कंपलसरी होगा वो। इसमें 2 पार्ट होंगे एक ही प्रश्न में। पहला, जिसके अंदर हम पहले प्रश्न के अंदर 2 पार्ट बताया मैंने आपको। इसमें मानचित्र आपको दिया जाएगा, जिसमें जो दिए गए आपको विषय होंगे मानचित्र पर चिन्हित करने हैं। 5 इनमें से आपको चुनाव करना होगा। दूसरे पार्ट में 5 छोटे शब्दों में, 15 शब्दों में आपको उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। बाकी 9 प्रश्न 3 जो पार्ट किए हुए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। प्रत्येक सेक्शन में से एक प्रश्न करना आपके लिए आवश्यक होगा। बाकी कोई से भी तीनों सेक्शनों में से एक प्रश्न आपको कर लेना होगा। चूँकि पहला प्रश्न मानचित्र से संबंधित होगा, जिसके अंदर जो दिए गए कोई लोकेशंस होंगी उनको आपको जो चुनाव करना होगा। इसके लिए आपको आवश्यक है कि एक तो आप संसार का मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके अलावा, क्योंकि दूसरा प्रश्न पत्र है वो भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, इसलिए भूगोल का मानचित्र भी बनाने की आप प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन आपको इसमें एक एटलस आपके पास होगा, लेना होगा आपको। उस एटलस को प्रतिदिन आप देखें। भौतिक भूगोल की जब हम बात करेंगे तो विभिन्न पर्वत कहाँ पर स्थित है इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, उनका अध्ययन करें। कौन सी नदियाँ किन क्षेत्रों में हैं, कौन से पठार किन क्षेत्रों में, किन देशों में स्थित है विश्व के मानचित्र पर, कौन से द्वीप कहाँ स्थित है, कौन सी कंट्री, कौन सा देश इस मानचित्र पर कहाँ पर स्थित है।
संसार के मानचित्र पर किस प्रकार की जलवायु किन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, इनका अध्ययन करें। मतलब सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे तो आपसे कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि भाई कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियाँ कहाँ पे बहती हैं, कौन से मैदान कहाँ स्थित हैं, कौन से द्वीप कहाँ स्थित हैं, कौन सा देश कहाँ स्थित है, उन देशों के अंदर पाए जाने वाले संसाधन वो कहाँ पर स्थित हैं। ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन सब को हमें मानचित्र के माध्यम से भी पढ़ना है, उसको ध्यान देना है कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। पिछले प्रश्न पत्रों को आप देखें कि उसके अंदर क्या क्या पूछा गया है, उसके आधार पर इस प्रश्न को तैयार करना है। उसके बाद में छोटे छोटे जो प्रश्न पत्र के अंदर प्रथम क्वेश्चन जो है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपसे शॉर्ट के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब 15 शब्दों में संयमित जो उसको दर्शाता हो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में अन्य प्रश्नों को, अब जब भी आप प्रश्न पत्र आपके सामने होगा तो सबसे पहले आपको आवश्यक है कि उस प्रश्न को ढंग से पढ़ें, पढ़ने के बाद ही उसका जवाब दें। आपसे पूछा क्या गया है वही बताएं, संक्षिप्त रूप में बताएं। ज़्यादा पूछा आपसे जैसे किसी भी उसके बारे में पूछा गया प्रश्न और उसका जवाब हम जो ज़रूरत है उतना ही दें, ज़्यादा भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आजकल पूर्व के अंदर तो आपको पूरक कॉपी आपको दी जाती थी, सप्लीमेंट्री कॉपी दी जाती थी, लेकिन अब आपको एक ही कॉपी मिलेगी जिसके अंदर आपको वो जवाब उसका प्रस्तुत करना है। इसलिए आवश्यक है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ें, उतना ही जवाब दें जितना पूछा गया है, अन्य बातों को उसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भी कॉपी का असेसमेंट करते हैं उनका लंबा अनुभव होता है, वो देखने से ही पहचान जाते हैं कि इसमें जिस प्रश्न में जो उत्तर की आवश्यकता है वो लिखा है या उसके अलावा लिखा है, ज़्यादा लिखा है और जो पूछा गया वो नहीं लिख पाए। समय की भी सीमा आप इसमें निर्धारित कर लें कि जब प्रश्न का जवाब देना है तो उसके अंदर कितना समय एक प्रश्न के लिए आपको खर्च करना है, क्योंकि समय का फिर लास्ट में अभाव हो जाता है और आप लोग बहुत सा पार्ट जो है उसका छूट जाता है। फिर बाद में आपको यूँ लगता है कि ये आता था लेकिन हम कर नहीं पाए, इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों प्रश्न पत्रों की बात हुई। उसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा के अंदर आपको आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक आपको फाइल तैयार करनी होगी जिसके अंदर जो सिलेबस में दिए गए हैं, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, मानचित्र हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से मापनी का निर्धारण किया जाता है मानचित्रों के अंदर। वो अगर हमको पता होगा तो हम मानचित्र को सटीक बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। मानचित्र बनाने के लिए एक ये भी आवश्यक है कि जब आप बनाएं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा सुंदर उसको मानचित्र को बना पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हाथ को भी अच्छे से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम सुंदर उस फाइल को हम बना सकें। वो आपको धीरे धीरे आगे बता दिया जाएगा कि भाई किस प्रकार से आपको फाइल बनानी है, कितनी शीटें उसके अंदर लगेंगी, अच्छे से उस पर अपना नाम, अपनी कक्षा, सत्र, उसके अलावा किस महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं उसकी जानकारी उसके अंदर आप देंगे। इसके अलावा सर्वेक्षण आपके अंदर इसमें होगा, जिसमें जैसे आपके प्रथम वर्ष के अंदर चैन और टेप सर्वे है, जिसमें 2 मेथड होंगे, ओपन और क्लोज ट्रैवर्स मेथड। इनको हम आगे जब प्रायोगिक परीक्षाओं की कक्षाएं प्रारंभ होगी तो उस समय हम इनको पढ़ेंगे। इसके लिए जब आप इन विषयों और प्रश्न पत्रों की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप पुस्तक ज़रूर ले लें, अभी ले लें, और उस पुस्तक का अध्ययन आप उस आधार पर करें कि जैसे हमको कोई कहानी पढ़नी है। कहानी का मतलब बड़ा इंटरेस्ट उसके अंदर आपको खुद को भी आना चाहिए। जैसे भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई,
धीरे धीरे उसमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जो उस पृथ्वी पर किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, धीरे 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 करके उनके रूप में परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है, कौन कौन से कारक है जो उन परिवर्तनों में सहायक होते हैं, कौन कौन से जीव यहाँ पर स्थित है, कौन सी वनस्पति कहाँ स्थित है, मानव की उत्पत्ति हुई, मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। बात जब भूगोल की होती है तो उसकी परिभाषा को हमको जान लेना आवश्यक है कि भूगोल जो विषय हम पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि भूगोल आप पढ़ते हैं उसकी परिभाषा क्या है, तो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल का जो अध्ययन करता है, जो ज्ञान हमें प्रदान करता है, वो विषय भूगोल है। इस विषय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप तक का ज्ञान हम इसके अंदर प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मानव इस पृथ्वी पर स्थित है, ये अलग अनूठा एक ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है, तो उससे जीवन जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन, और चूँकि उसका अध्ययन कौन करता है, मानव करता है, तो उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्वरूप और उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाला विषय भूगोल है। ये बड़ा ही संक्षिप्त सी एक परिभाषा है जिसको हम यूँ कह सकते हैं, पृथ्वी के तल पर स्थित जितने भी भौतिक और मानवीय पक्ष या सांस्कृतिक पक्षों के अध्ययन या उसका ज्ञान प्रदान करने वाला विषय भूगोल है। इसलिए आप जो पुस्तकें खरीदेंगे उनको अभी से अध्ययन करना आप शुरू कर दें, उस कहानी के रूप में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन हुए उनका हम ज्ञान आगे इसमें पढ़ते रहें। इस भौतिक भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब स्थलमंडल जो है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसका इतिहास को उसको हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी हमको ये गोल सी एक आकृति हमको नज़र आती है, उसका स्वरूप कैसा है, अंदर से स्वरूप कैसा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसका हम अध्ययन करेंगे। हालांकि आंतरिक संरचना जो है वो भूगोल का सीधा सीधा विषय नहीं है कि हम उसकी जानकारी लें, लेकिन क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो होने वाली हलचलें हैं वो पृथ्वी के ऊपरी धरातल पे, क्योंकि भूगोल में तो हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह का ज्ञान लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक भाग के अंदर जो गतिविधियां संपन्न होती हैं उन्हीं का परिणाम हमको कहाँ पर नज़र आता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर। तो उसको पढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है इसका अध्ययन भी इसके अंदर हम करते हैं। अब अंदर क्या होंगी, चट्टानें हैं। इन चट्टानों का स्वरूप कैसा होता है, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, किस प्रकार से इस गतिविधियां जो है अंदर संपन्न हो रही हैं, उन सबको हम देखते हैं। फिर हमको इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न महाद्वीप और महासागर हमको नज़र आते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये कौन कौन से, क्योंकि पूर्व के अंदर जो जानकारियाँ थी हमारे पास वो कुछ कम थी, इतना वैज्ञानिक विश्लेषण उनके द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन जो जिस प्रकार से जैसी सुविधाएं थी उनके आधार पर, जितना क्षेत्र मानव के द्वारा देखा गया था उसके आधार पर जो विभिन्न सिद्धांत स्थापित पूर्व के अंदर किए गए थे उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कहीं पर हमको बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नज़र आते हैं, कहीं पर बहुत गहरी गहरे महासागर नज़र आते हैं, उनके अंदर पाई जाने वाले विभिन्न ट्रेंचेस, गर्त जो वहाँ पर हैं, यहाँ पर जो इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, अब इनके बीच में इतना भार होने के बाद और कहीं कम होने के बाद भी संतुलन किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर ये संतुलन किस प्रकार से
पाया जाता है। तो उससे संबंधित भी विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पर्वत हैं, कोई इनके फिर हम पर्वत किस प्रकार से बने हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये बने हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, ऊपरी जो पर्वतीय भाग है वहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उस नदी के जल के द्वारा, यहाँ पर विभिन्न जो धरातल है उनका यहाँ हम देखेंगे कि कटाव हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन अवसादों का जमाव होता है। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़नी है। इन से संबंधित वो आकृतियाँ, स्थलाकृतियों से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं उनको हमको पढ़ना है। यहाँ पर 5 भूगोल के अंदर और स्थलमंडल की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर 5 ऐसे कारक हैं जो इन स्थलाकृतियों के निर्माण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। उन कारकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे नदियाँ, उसके अलावा भूमिगत जल, हिमानी, पवन के द्वारा भी जो धरातल के ऊपर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है वो उसके अलावा समुद्र में चलने वाली, जो महासागरों में चलने वाली जो लहरें हैं उनके द्वारा भी विभिन्न स्थलाकृतियों को हम इस भौतिक भूगोल के स्थलमंडल वाले भाग के अंदर, जो पहला सेक्शन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सेक्शन बी है जिसके अंदर आप वायुमंडल से संबंधित जितनी भी जो क्रियाएं इस पृथ्वी को प्रभावित करती है या उससे जो प्रभाव हमको नज़र आएगा उनके बारे में भी हम सेक्शन बी में वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके अलावा है सेक्शन सी जिसके अंदर महासागरों से संबंधित जो जलमंडल है उसमें होने वाली जितनी भी जो क्रियाएं हैं, समुद्र कौन कौन से महासागर यहाँ पर स्थित है, कौन से सागर यहाँ पर स्थित है, उनके अंदर किस प्रकार की गतिविधियाँ या स्थलाकृतियाँ हैं वो हमको दृष्टिगत होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इतना ही, आगे फिर हम और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।